अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 यूनिट नंबर 9 कोर्स ऑफ अ सर्कल का थ्योरम नंबर 1 लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये थ्योरम ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये सबके बुक्स में तकरीबन लिखा हुआ होता है, जस्ट हमने इसको समझना होता है। तो मैं आप लोग को आज आसान और इजी वर्ड्स में समझाऊंगी ताकि आप लोग जल्द अज जल्द समझ सकें। सबसे पहले, इससे पहले कि हम थ्योरम की तरफ जाएं, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताना चाहती हूँ कि थ्योरम के सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? थ्योरम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है गिवन और दूसरा प्रूफ। गिवन और प्रूफ। गिवन उसे कहते हैं जो हमें थ्योरम में बताया होता है, वो हमें बताया होता है और हमने दूसरा पार्ट प्रूफ करना होता है कि जो उनने बताया है वो सही है या नहीं। गिवन के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टू प्रूफ और दूसरा कंस्ट्रक्शन। और प्रूफ के भी दो होते हैं, एक स्टेटमेंट एंड रीजंस। ये आगे आप लोग साथ में चलेंगे तो इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम हमारे पास है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक और सिर्फ एक सर्कल कैन पास जो कि गुजर सकता है थ्रू थ्री नॉन कोलिनर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनर पॉइंट्स में से गुजर सकता है। तो हमने सबसे पहले थ्योरम हल करने का सबसे और इजी तरीका यह है कि पहले हम स्टेटमेंट पढ़ें और समझें कि उसमें क्या बताया जा रहा है। तो हमें इसमें बताया जा रहा है कि एक ही सर्कल वो गुजर सकता है तीन नॉन कोलिनर पॉइंट में से। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि कोलिनियर क्या होती है। कोलिनियर, फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज करें हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। मैं इसमें से एक लाइन गुजारती हूँ, एक में से गुजरी, दूसरे में से गुजरी। इट्स अ स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि बिल्कुल सीध में गुजरी है एक ही डायरेक्शन में। ये कोलिनर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये जो पॉइंट्स है, ये एक दो तीन, ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास कोलिनर पॉइंट्स है। अब इसके बरक्स नॉन कोलिनर क्या होते हैं? जैसे कि एक पॉइंट्स में यहाँ लगा देती हूँ, एक यहाँ लगा देती हूँ और एक यहाँ से मैं लाइन स्टार्ट करती हूँ, एक में से गुजरी, दूसरे में से गुजरते हुए तीसरे को टच कर रही है। ये गुजरी तो तीनों में से है, बट ये कोलिनर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। इट्स मीन कि ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ऐसी पॉइंट्स जो कि जिसमें से ऐसी लाइन जिसमें से तीन या चार पॉइंट्स हो लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में ना हो, सीधी ना हो, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास यही बताया जा रहा है कि एक और एक ही सर्कल जो कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आप लोग को कहा कि हमारे पास सबसे पहले गिवन होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है ए बी एंड सी। तीन पॉइंट्स हम डायग्राम में देखते हैं। हमारे पास ए बी सी कौन सा है? ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमें थ्योरम में बताया गया था, जैसे कि हमें पता है कि गिवन में वही होता है जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया होता है। तो स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास है। तो यहाँ पे उन लोगों ने गिवन में नेम लिख दिया है कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है एंड तीसरा सी है। थ्री की जगह उन लोगों ने डायरेक्टली नेम्स लिख दिए। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में 1 2 3 ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं टू प्रूफ में क्या बताया गया है। टू प्रूफ में हमारे पास है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। टू प्रूफ में बेसिकली क्या होता है? टू प्रूफ में हमने जो स्टेटमेंट में दिया होता है, जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया होता है, वो हमने प्रूफ करना होता है कि जो हम इन लोगों ने हमें स्टेटमेंट दी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो किस तरह सही है। हम ऐसा क्या करें कि हम इसको प्रूफ कर सके। तो एज इट इज टू प्रूफ में हमने एज इट इज स्टेटमेंट लिख दी है। जैसे कि आप लोग को नजर आ रही है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या थी? गिवन में बताया गया था ए बी एंड सी, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया ए बी एंड सी, यानी ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन पास थ्रू सर्कल। सो हमारे पास इसके बाद आती है गिवन का सेकंड पार्ट, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में हम अमूमन बेसिकली क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। ये वाला जो हमारा थ्योरम है ये मस्ट इजी है, ये सबसे फर्स्ट वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। वैसे तो हम कंस्ट्रक्शन में एज्यूम करते हैं अगर हमारे पास दिया हुआ होता है ए बी एन सी इज इक्वल, तो हम इसको एज्यूम करते हैं। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं हमारे पास है ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ए बी हमें पता है दोनों इक्वल है, लेकिन बी सी हमने प्रूफ करना है क्या बी सी के इक्वल है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू के एंड बी इज इक्वल टू के। अगर ए के इक्वल है बी भी के इक्वल है, इट्स मीन ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एंड व्हेन बी एन इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। हमने एज्यूम करना होता है। एज्यूम करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इसमें क्या की, हमने इसमें के कंस्ट्रक्ट किया। नॉर्मली वर्ड में हमने के कंस्ट्रक्ट किया। नॉर्मली हम वर्ड में कंस्ट्रक्शन की जो मीनिंग लेते हैं उसका मतलब यही होता है किसी चीज को तामीर करना। कंस्ट्रक्ट हम कहते हैं उसने कंस्ट्रक्टेड की, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपना घर वगैरह, तो इट्स मीन वो तामीर कर रहा है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के मायने लेंगे एज्यूम करना, कोई चीज़ हम खुद से उसमें डालते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में बताती हूँ। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें कहा जा रहा है ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। तो हम अब डायग्राम में देखते हैं कि ए कौन सा है, ज्वाइन ए, ये हमारे पास ए पॉइंट है, इसको मिला दे ज्वाइंट बी के साथ। एंड फिर क्या कहा गया है, ज्वाइन बी विद सी। ये हमने कर दिया, ये हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था। सेकंड हमारे पास क्या है, ड्रॉ डी एफ लाइन सेगमेंट। जो ऊपर लाइन होती है इट्स मीन ये लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन सेगमेंट ए बी। इस जो स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स है, मैं पहले पार्ट्स अगर क्लियर हो जाए तो सेकंड मुश्किल नहीं है। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कहा गया है डी एफ। डी एफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डी एफ, ये हमारे पास क्या है डी एफ। कहा जा रहा है कि डी एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, यानी डी एफ हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है ए और बी को। तो मैं सबसे पहले बता दूं बाइसेक्टर किसे कहते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मैं इसको नाम देती हूँ ए बी सी डी। ओके, ये हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर बना रहा है। मैं इसको बाइसेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बिल्कुल जो इसका ये मिड होगा, मैं इसके मिड में से जो लाइन गुजारूंगी जो कि इसको 2 हिस्सों बराबर में डिवाइड करेगा, ये हमारे पास हो जाएगा ई एफ। सो मैं ये जो बिल्कुल इसको सेंटर में ई एफ लाइन ए बी एंड सी डी को काट रहा है, इसे बाइसेक्टर कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ ई एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी सी डी, क्योंकि वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो बाइसेक्ट कहलाता है, बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हम सब जानते हैं कि एक लाइन है मेरे पास ये और एक ये लाइन है। ये जो लाइन है ये ए बी मैं इसको कंसिडर करती हूँ और इसको सी डी। ये जो ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे और सी डी को इक्वली डिवाइड बी कर रही है। इसमें ये 2 काम कर रही है। पहली, ये बिल्कुल इन दोनों को सी डी को हाफ पार्ट में काट रही है, यानी बाइसेक्ट कर रही है। एंड नेक्स्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बना रही है और हमें पता है जो स्ट्रेट एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। स्ट्रेट राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो वो परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो बिल्कुल किसी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हुए 90 एंगल बनाए, उससे परपेंडिकुलर कहते हैं। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि डी एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, यानी ये ए बी को इक्वल पार्ट में काट रहा है। अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि मेरे पास 2 की जो वैल्यू थी, जो इसकी लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, मैं एज्यूम करती हूँ। ओके, ऐसा है नहीं बट मैं एज्यूम कर रही हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली डी एफ डी बी की भी जो लंबाई होगी वो 2 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों होगी? अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसे क्यों कहा।
मैंने इसलिए कहा क्योंकि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में अगर काटा जाए तो उन दोनों की जो चौड़ाई होती है वो इक्वल होती है। डेट्स मीन के दोनों इक्वल पार्ट में कटे हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि एंड एच के लाइन सेगमेंट एच के इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, यानी एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एच के क्या है, ये है एच और ये है के, ये हमारे पास के है और ये हमारे पास एच है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस किस का, बी और सी का। जैसे मैंने बताया कि डी एफ ए बी का है तो इसी तरह एच इन दोनों का भी है क्योंकि ये भी इन दोनों को इक्वल पार्ट में काट रहा है। थर्ड कंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है, डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। कहा जा रहा है कि ये जो डी एफ और एच के हैं, ये जो दो लाइनें जा रही है आप लोगों को नजर आ रही है, ये एफ की और ये एच की, ये जो दो लाइनें जा रही हैं, ये जो डी एफ है और ये जो एच के, ये दो लाइनें जो जा रही है ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती है, पैरेलल लाइनें ऐसी लाइनें होती हैं जिसमें आपको बता दूं दो लाइनें हैं मेरे पास, ठीक है। एक लाइन को मैं कंसीडर कर देती हूँ ए और दूसरे को कर देती हूँ बी। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ये ए बी लाइनें दोनों दूसरे की पैरेलल है क्योंकि ये इक्वल डायरेक्शन में जा रही है, इक्वल लाइनें हैं, इक्वल लेंथ के साथ इक्वल डायरेक्शन में जा रही है, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये जितनी दूर तक मैं लेके जाऊंगी ये एक दूसरे को काट नहीं सकती क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं एक कंसिडर करती हूँ, एक लाइन मेरे पास ए ये है, दूसरी मेरे पास बी लाइन इस साइड से आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर इसको कट कर देगी। इट्स मीन ये इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, ओ पे। तो इसलिए ये हमारे पास नॉन पैरेलल है। जो लाइनें एक दूसरे को काट लेती हैं और वो पैरेलल नहीं कहलाती, जबकि जो लाइनें एक दूसरे के साथ चलती हैं और वो दूसरे को नहीं काट सकती वो पैरेलल लाइनें होती है, यानी सेम लाइनें होती है और सेम लाइनें कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये बात आप लोग याद रखें, या हर थ्योरम में, हर मैथमेटिक में आप लोग को काम आएगी। सो नेक्स्ट, इन लोगों ने कहा कि डी एफ और एच के एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको नजर आ रहा है ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट्स मीन कि ये पैरेलल नहीं है। तो इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन में ये भी कह दिया कि डी एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी एंड एच के इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, ये भी हमें पता चल गया। थर्ड में हमने क्या कहा कि डी एफ और एच के एक दूसरे के पैरेलल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लास्ट में हमने क्या कहा, आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। तो हम ज्वाइन करेंगे ए को ओ से, बी को भी ओ से एंड सी को भी ओ से। ये हमारा थ्योरम का फर्स्ट पार्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, प्रूफ करने का, कि हमने प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले प्रूफ हम हेडिंग देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि आप लोग को इतना आप लोग का टाइम ना लगे, क्योंकि लिखने में भी आप जानते हैं टाइम बहुत काफ़ी सारा लगता है। सो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना जैसे हमने गिवन में किया। पहले मैंने हेडिंग दी गिवन की, फिर गिवन लिखा, फिर मैंने हेडिंग दी टू प्रूफ की, फिर टू प्रूफ लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, स्टेटमेंट यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ, जी ठीक है मैंने कर लिया, फिर उसके बाद रीजंस नहीं। ये आप लोग का गलत कंसीडर होगा क्योंकि स्टेटमेंट के सामने ही रीज़न देना है। ये ना हो कि स्टेटमेंट आप यहाँ लिखें, रीज़न आपने लास्ट में कहीं जाके दे देना है क्योंकि हमने तो बस देना था, रीज़न दे दिया। नहीं, स्टेटमेंट जहाँ होगी उसके सामने, बिल्कुल सामने आपने रीज़न देना है और ये कहना है कि ये मैंने स्टेटमेंट दी है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये चीज़ ऐसी है। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग ज़्यादा बेटर समझेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एवरी पॉइंट, हर पॉइंट ऑन अ डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इक्वी डिस्टेंस किसे कहते हैं, इक्वल फासले को। इक्वल से लिखना है और डिस्टेंस फासले को कहते हैं। यानी हर पॉइंट ऑन डी एफ, जो कि डी एफ पर है, इज इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर फासले पर है और ए और बी। हम डायग्राम में जाके देखते हैं कि क्या ये सही कह रहे हैं। मेरे पास ये डी और एफ, ये एक लाइन है, इसका फासला ए से जितना होगा, जैसे कि मैंने अभी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बता दिया, मैंने कंसीडर किया है कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली डी बी भी 2 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दो
हिस्सों में किसी भी चीज़ को अगर आप दो बराबर हिस्सों में काटेंगी तो वो इक्वल ही पार्ट्स में रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं काटती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर की मेरे पास ये स्क्वायर है, इसको मैं बिल्कुल मिडल में से काट देती हूँ तो ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इक्वली काटा है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं इसको बराबर हिस्सों में काटती हूँ तो इट्स मीन के ये दोनों इक्वल होंगे। तो यही हमने कहा है स्टेटमेंट में कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। और हमने रीजन क्या लिखा, डी एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। और ये हमने क्या कहा था हमने ये कंस्ट्रक्शन में कहा था, क्योंकि आप लोग फिर से भी देख ले, कंस्ट्रक्शन में कहा था डी एफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। और हमने क्या कहा था, यही कहा था कि डी एफ जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमने इसे कंस्ट्रक्शन में बता दिया था, इट्स मीन कि हम रीजन में लिखेंगे कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन में हम कह चुके हैं। हमने जब इसको स्टेटमेंट को मिलाया है तो हमारे पास बना है इन पार्टिकुलर मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। हमें ये किससे पता चला, इस पूरी लाइन का कंक्लूजन करते हुए। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से अगर हम कहते हैं कि डी एफ जो है वो ए डी का फासला और बी डी का फासला इक्वल है, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये कह रही हूँ कि ओ ए और ओ बी का फासला भी बराबर है। क्योंकि अगर ये इधर इधर से बराबर है, ये नीचे जो इसकी लेंथ है जो कि आप लोग को नजर आ रही, ये अगर इक्वल है तो इट्स मीन इसकी जो लंबाई है, ये दूसरा साइड है, ये भी इक्वल होगा, क्योंकि वो इक्वल ही पार्ट में काट रहा है, इक्वल पार्ट में काट रहा है। तो अगर ये यहाँ से इक्वल है तो सेकंड पार्ट भी इसका इक्वल ही होगा। किसी भी एंगल में अगर उसके दो साइड प्रूफ हो जाते हैं, इट्स मीन के थर्ड पार्ट्स भी वो इक्वल ही होता है। अगर यहाँ पे मैं इसका एंगल, ये वाला एंगल प्रूफ करती हूँ कि ये इसका इक्वल था, इस वजह से ये और ये दोनों प्रूफ हो गए कि ये भी इक्वल है। तो इसलिए जब ये और ये हम प्रूफ कर चुके हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, बिकॉज दोनों के दरमियान बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी चीज को डिवाइड करना दो हिस्सों में, और दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फासला बराबर ही होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक पॉइंट जो कि एच के पर है वो बराबर फासले पर है फ्रॉम बी एंड सी। ये भी एज इट इज डी एफ की तरह है कि एच के का जो फासला है बी एच का और एच और सी का दोनों का बराबर है, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, और जिस चीज़ को दो बराबर हिस्सों में काटा जाए उनका फासला हमेशा बराबर ही होता है। इसको भी हमने कंस्ट्रक्शन में ही कहा था कि एच के इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था, आप कंस्ट्रक्शन चेक भी कर सकते हैं, उसमें यही कहा गया था। इसका हमने कंक्लूजन किया तो हमारे पास आए इन पार्टिकुलर मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। अगर बी एच का फासला इक्वल है एच सी के, तो इसी तरह ओ बी का फासला ओ सी के इक्वल होगा। क्योंकि अगर किसी एंगल, मैं अगर ये एंगल लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, और ये भी मेरे पास दूसरा एंगल है 90 डिग्री का, ओके। अगर इसको मैं प्रूफ करती हूँ कि ये जो निचला साइड है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये वाली जो ये साइड है इसकी रे, ये एक्स रे, ये एक दूसरे की इक्वल है, एक्स वाली रे, ये एक्स रे एक दूसरे की इक्वल है, इट्स मीन ये वाई रे भी एक दूसरे की इक्वल होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों, और अगर एक साइड प्रूफ हो गई तो दूसरी भी इसकी इक्वल होगी। इसी तरह अगर बी एच इक्वल है और एच सी इक्वल है तो इट्स मीन कि ओ बी और ओ सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमने इससे कंक्लूजन निकाला। लास्ट में थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि ओ जो है, ओ हमारे पास इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी एंड सी। हमारे पास ओ इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, जो कि डी एफ एच के में सब में आ रहा है, और वो बराबर फासले पर है ए बी और सी से।
ये हमने क्यों कहा, क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास ये जो जितने भी पॉइंट्स है ए, डी, बी, एच और सी, ये पांचों पॉइंट्स लाई कर रही है ओ पे, यहाँ से गुजर रही है ओ से। क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास दो मेन पॉइंट थे उसमें कौन कौन से थे, डी, एफ और एच के, ये दो हमारे पास थे। तो ये दोनों अगर ओ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है ओ जिसपे डी, एफ और एच के लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फासला है ए, बी और सी, इन तीनों का फासला ओ का बराबर होगा इसमें। अगर मैं इसको बीच में से हटा देती हूँ, इस डी को और एच को, अगर हम फर्ज करें, सपोज करें हमने इसको हटा दिया, इनको बीच में से हमने हटा दिया, फर्ज करें हमने इसको बीच में से हटा दिया, हमारे पास ये बीच में नहीं है, ये डी, एफ जो पॉइंट है ये हमारे पास बीच में नहीं है। तो ये जो ए से लेकर यहाँ से यहाँ तक जितना फासला होगा, आप मेजरमेंट कर ले, बी से सी तक दोनों का फासला इक्वल होगा, क्योंकि ए से बी तक और बी से सी तक फासला इक्वल होगा, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट है ओ, इसलिए ये फासला इक्वल होगा। तो हमने लास्ट में क्या कंक्लूजन लिखा, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी एंड मेजरमेंट ओ सी। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में कहा था कि ओ ए ओ बी के इक्वल है, और 2 में कहा था कि ओ बी ओ सी के इक्वल है। अगर कोई एक चीज दो चीजों के बराबर हो, इट्स मीन कि वो दोनों भी आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास अब ओ ए हमारे पास था, ओ ए हमारे पास ओ बी के इक्वल हुआ, ओ बी हमारे पास किसके इक्वल हुआ, ओ सी के। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओ बी, ओ बी इन दोनों में इससे कॉमन है। इट्स मीन अगर मैं इन दोनों में से ओ बी हटा देती हूँ, ठीक है, ओ बी हटा देती हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, ओ ए एंड ओ सी। क्योंकि अगर ओ बी इसके इक्वल है और ओ बी इसके भी इक्वल है, इट्स मीन कि ये इन दोनों में कॉमन है, और कॉमन है तो इसका फासला अगर इसके बराबर हो सकता है तो ए का सी के बराबर भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी भी 2 सेंटीमीटर होगा तभी तो इक्वल हुआ है। अगर बी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, हमें नहीं पता कि सी कितना है, लेकिन बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और अगर ओ के ओ सी के इक्वल है, इट्स मीन कि इसका भी कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर तो होगा। इक्वल तभी हुआ है जब उन दोनों का फासला, उन दोनों की मेजरमेंट इक्वल थी। तो जब ये दोनों 2 सेंटीमीटर है, ए भी 2 सेंटीमीटर था, बी भी और सी भी, तो इसका मतलब है कि तीनों ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल हो गए। तो इसलिए हमने कंक्लूजन में लिख दिया है कि ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इक्वल हो गए। और हमने ये कहाँ से देखा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को फॉलो करते हुए लिख दिया। लास्ट में हम जो पूरी स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं, इसका लास्ट में हम ये कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ तक जो हमारा होता है ये हमारे पास स्टेटमेंट होती है, और ये जो नीचे आता है ये हमारे पास कंक्लूजन होती है, यानी ओवरऑल, जिसे हम कहते हैं ओवरऑल, जितना हमारे पास निकला है। हमने लास्ट में क्या लिखा, होवर देयर इज नो सच पॉइंट एक्सेप्ट ओ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ओ के अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं है जिसपे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। और लास्ट में हमने लिखा हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। यहाँ पे एक सर्कल है विद सेंटर ओ, एग्जैक्टली ये मेरे पास जो डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये सर्कल की शेप में थी, ठीक है, और इसका पॉइंट क्या था, ओ था, ओ था। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि हेयर्स हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। एक सर्कल था जिसका पॉइंट ओ था, और वो ओ ए है जो कि पास हो रहा है, ओ बी से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है और ए से भी हो रहा है, क्योंकि वो ओ ए पॉइंट अगर हम करते हैं तो वो तीनों से पास हो रहा है। इसमें से ए भी गुजर सकता है, बी भी गुजर सकता है, सी भी गुजर सकता है, यानी देयर इज ओनली वन सर्कल। यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि 3 गिवन पॉइंट्स को अपने अंदर से गुजार सकता है, ए, बी और सी। और यही हमने प्रूफ करना था कि वन एंड ओनली वन सर्कल, क्या एक और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकते हैं 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट में से, एग्जैक्टली गुजर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि ओ इज द ओनली वन सर्कल पॉइंट्स विच कैन पास दीज 3 गिवन पॉइंट्स ए, बी एंड सी। हमारे पास कौन सी गिवन पॉइंट्स थी, ए, बी एंड सी। और याद रखें जो हमारे पास ये डैश 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 में लिखे जाते हैं ना, इट्स मीन कि ये हमने
प्रूफ करनी होती है। अमूमन ऐसा होता है कि ये हमने प्रूफ करनी होती है या हमने ये कंस्ट्रक्ट की होती है कि ये क्या हमने करनी है कि नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा थ्योरम, और अगर आप लोगों को समझ ना आए सो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए, ताकि अगर कोई पार्ट हमने मिसिंग कर दिया हो तो हम आपके लिए उसका हल बता सकें। थैंक यू वेरी मच।